उत्कर्ष स्कूल सीनियर सेकेंडरी हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से ऑनलाइन क्लासें अपन प्रारंभ करते हुए बारी बारी से क्लासों के हिसाब से आपको मैटर दे रहे हैं। आज 9th और 10th क्लास के लिए एक टॉपिक है संधि, जो 6वीं क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास में भी आता है। ये व्याकरण की शुद्धता को दूर करने के लिए, भाषा की शुद्धता को दूर करने के लिए इन व्याकरण के प्रकरणों का अध्ययन किया जाता है। यदि व्याकरण के प्रकरण हमसे भली भांति आते हैं तो भाषा की जो अशुद्धि है उसमें बहुत हद तक हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। अतः इन प्रकरणों के अंतर्गत सबसे पहले हम संधि का प्रकरण आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखते हैं संधि के अंतर्गत सबसे पहले संधि की परिभाषा पर विचार करते हैं। संधि का तात्पर्य होता है, संधि का अर्थ होता है स्नेह, प्रेम, मित्रता। ये मित्रता पशुओं में भी हो सकती है, मित्रता पक्षियों में भी हो सकती है, मित्रता वर्णों में भी हो सकती है। हम भली भांति जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं, उससे व्यवहार बढ़ाते हैं, तो व्यवहार बढ़ाते समय हमारा जो बात करने का तरीका है या उससे व्यवहार करने का जो तरीका है उसमें कुछ न कुछ निश्चित रूप से परिवर्तन उत्पन्न होता है। जब अपन नज़दीक जाएंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न होगा, मित्रता बनेगी तो परिवर्तन उत्पन्न होगा, व्यवहार चेंज होगा। अतः इसी प्रकार से जब वर्णों में जब नज़दीकी बढ़ती है, दो वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो उन वर्णों को मिलाते समय एक विकार उत्पन्न होता है, एक परिवर्तन उत्पन्न होता है और वो परिवर्तन ही संधि कहलाती है। अतः इसकी परिभाषा को इसके हिसाब से इस प्रकार लिखा जाता है। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में देखते हैं, वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि अर्थात वर्ण मीन्स वर्ण, वर्णों के मेल से जो विकार मीन्स परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। अतः विस्तार से कहा जाए तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन, जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जो परिवर्तन होगा, विकार होगा, वही संधि कहलाती है।
अब बात करते हैं संधि के प्रकारों की। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। पहले नंबर पर बात की जाए, अच, संस्कृत में अच कहते हैं और हिंदी में स्वर कहते हैं। अच यानी स्वर संधि। दूसरी है हल यानी व्यंजन संधि। तीसरी है, संस्कृत में भी विसर्ग कहते हैं और हिंदी में भी विसर्ग कहते हैं, विसर्ग संधि। यानी कुल मिलाकर के संधि 3 प्रकार की होती है। अच संधि यानी स्वर संधि, हल संधि यानी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले प्रकारों को देखने के बाद में अपन बात करते हैं स्वर संधि की। इन तीनों को बारी बारी से क्रम से अपन अध्ययन करेंगे, उदाहरण भी देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा पर भी विचार करेंगे, स्वर संधि के प्रकारों पर भी विचार करेंगे। जब इनके प्रकार आएंगे तो उनको बारी बारी से एक एक का अध्ययन करते चले जाएंगे। तो स्वर संधि और स्वर संधि की लेते हैं हम परिभाषा। परिभाषा जो व्यावहारिक जीवन में जैसे बोलते हैं, स्वर से स्वर, स्वर से स्वर के मेल को, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। विस्तार से यदि कहें, विस्तार से अगर इसको बताते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ध्यान दें, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, पहला जो शब्द आएगा उसका अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर मिश्रित हो, स्वर मिश्रित हो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर मिश्रित हो, यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें हलंत नहीं होना चाहिए और न ही उसके अंत में विसर्ग होना चाहिए। स्वर मिश्रित हो यानी पूर्ण, जैसे ये, वे, रे, के, ले, इस प्रकार से इसमें ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, या फिर को, इसमें ऊ की मात्रा है। इस प्रकार से स्वर मिश्रित होना चाहिए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर मिश्रित हो तथा दूसरे शब्द का, तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ध्यान दें, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी प्लस का जो निशान होता है बीच में, उन दोनों के आजू बाजू, उससे पहले, प्लस के निशान से पहले और प्लस के निशान के बाद। प्लस के निशान से पहले मिश्रित होगा और बाद में स्पष्ट रूप से स्वर दिखाई देगा। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर मिश्रित हो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी
निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि दोनों जब स्वर मिलते हैं, जो शॉर्ट में बताया है, सूक्ष्म रूप से बताया है कि स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जहाँ भी स्वर से स्वर का मेल होता है, प्लस के निशान के आगे और प्लस के निशान के पीछे, यानी प्लस के निशान से पहले और प्लस के निशान के बाद दोनों ही अगर स्वर हैं तो वो स्वर संधि का उदाहरण है, निश्चित रूप से स्वर संधि का उदाहरण है, जिसको विस्तार से बताया है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर मिश्रित हो, यानी ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो प्योर शुद्ध रूप से स्वर नहीं मिलेगा, किसी व्यंजन में मिला हुआ रहेगा। ए भी हो सकता है, आ हो सकता है, ई की मात्रा हो सकती है, ऊ की मात्रा हो सकती है, री हो सकता है, ए आई कोई भी स्वर मिश्रित हो तथा दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण है वो स्पष्ट रूप से स्वर होगा, उसमें व्यंजन मिश्रित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में होने पर ही उसे स्वर संधि कहते हैं। अब उदाहरण की बात की जाए कि साहब कैसे होता है, तो उसका उदाहरण हम प्रेषित करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द लेते हैं, सुरो प्लस इंद्र, तो यहाँ प्रथम शब्द है सुर, प्रथम शब्द आपके समक्ष लिखा हुआ है सुर, तो इस रे में शायद ए की ध्वनि है। आप रे का उच्चारण जब मन से करेंगे तो रे में ए की ध्वनि होगी, यानी ये जो रे है ये ए मिश्रित है और ए एक स्वर है, अतः प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर मिश्रित है। एवं दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरा शब्द है इंद्र और इंद्र का पहला वर्ण है ई, जो कि स्पष्ट रूप से स्वर है, अतः दोनों ही स्वर हुए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर है, दोनों स्वर हैं। इसलिए दोनों स्वर होने के कारण हमारी परिभाषा की जो शर्त थी कि दोनों ही स्वर हों तो वह स्वर संधि कहलाती है। दोनों स्वर हैं, अतः यह उदाहरण स्वर संधि का है। यदि बात करें कि साहब इससे बनेगा क्या, इन दोनों शब्दों को मिलाने पर कौन सा शब्द निर्मित होगा, तो अपन इनको जब एक एक को पढ़ते आएंगे, स्वर संधि के जो प्रकारों को जब अपन अलग अलग से पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत इनका विस्तार रूप भी आएगा। तो परिभाषा के बाद बात करते हैं स्वर संधि के प्रकार। विद्यार्थियों, स्वर संधि को वैसे 8 भागों में बांटा गया है, जिसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि एवं प्रकृति भाव संधि। जो कक्षा 6 से लेकर के सरकारी विद्यालयों में संस्कृत का प्रारंभ कक्षा 6 से होता है, जो कक्षा 6 से लेकर के और 12वीं तक 12th क्लास तक केवल 7 प्रकारों को ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये ही अपने सिलेबस में निहित हैं। अतः प्रकारों की बात करते हैं तो स्वर संधि को 7 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को 7 भागों में बांटा गया है। 7 भागों में बांटा गया है, जिनको बारी बारी से नाम के हिसाब से अपन देखते हैं। पहला है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण, यण स्वर संधि। पांचवा है
अयादि, अयादि स्वर संधि। छठवां है पूर्व रूप स्वर संधि और सातवां है विद्यार्थियों पर रूप स्वर संधि। इस प्रकार से स्वर संधि को 7 भागों में विभाजित किया गया है। इनके 7 रूपों के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि प्रथम जो 3 संधियां हैं, स्वर संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये तीनों में कुछ हद तक किसी एक रूप में कुछ समानता है। इन तीनों का एक ग्रुप है। इसके बाद बचती हैं 4, उनमें भी चौथे नंबर की यण संधि और 5वें नंबर की अयादि संधि जो है, इनमें भी कुछ विशेषता है, तो इन 2 का एक ग्रुप है। 6वीं और 7वें नंबर की पूर्व रूप और पर रूप संधि जो है, इनमें भी दोनों में विशेषता है। क्योंकि अपन जब समूह में जब रहते हैं, कहीं भी क्लास के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत, गांव के अंतर्गत जब अपन रहते हैं, तो वहाँ रहते समय ये तो होता नहीं है कि हमारा व्यवहार सबसे ही एक जैसा हो। क्लास के अंतर्गत अपन जब रहते हैं तो क्लास के अंतर्गत भी एक गिने चुने कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनकी आपस में व्यवहार मिलता है, आपस में मित्रता हो जाती है। तो ऐसे ही ये 7 संधियों का एक समूह है जिसमें इन 3 का एक ग्रुप है, यानी इन तीनों संधियों के विचार मिलते हैं। अतः इनका एक ग्रुप बन जाता है। फिर इन 2 संधियों का ग्रुप बनता है, क्योंकि इन 2 के कुछ विचार मिलते हैं और इन 2 के कुछ विचार मिलते हैं। तो इन विचारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो शॉर्ट रूप में, सूक्ष्म रूप में आपको बता देता हूँ कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि को जब अपन विच्छेद करते हैं या संधि युक्त करते हैं, तो इन तीनों में ही 2 के स्थान पर परिवर्तन होता है, दोनों के स्थान पर परिवर्तन होता है। यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, वो दोनों वर्ण हट जाते हैं। दोनों वर्णों के हटने के बाद एक नया वर्ण बन करके आता है। ये परिवर्तन तीनों में होता है। दोनों वर्ण हटते हैं, इसमें भी दोनों वर्ण हटते हैं, इसमें भी दोनों वर्ण हटते हैं, लेकिन इनमें दोनों वर्ण नहीं हटते। ये कुछ समानता है, ये विचार इन तीनों के मिलते हैं कि दोनों वर्ण हटते हैं, इसलिए इनका एक ग्रुप है। बची नंबर 4 और 5, तो इनमें केवल एक के स्थान पर परिवर्तन होता है, दोनों के स्थान पर परिवर्तन नहीं होता। इनमें केवल एक के स्थान पर परिवर्तन होता है, ये दोनों का विचार मिलता है, अतः इनका एक ग्रुप है। नंबर 6 और 7 पूर्व रूप और पर रूप, इन्हीं संधियों में से ये अपवाद हैं। पूर्व रूप संधि भी इन किसी एक संधि का अपवाद है और पर रूप संधि भी इनमें से किसी एक संधि का अपवाद है। तो दोनों ही अपवाद हैं, इस कारण से इनका एक ग्रुप बनता है। अपवाद रूपी विचार इनका मिल रहा है, तो इनको ग्रुप में बांटा। दीर्घ, गुण और वृद्धि का एक ग्रुप है, यण, अयादि इनका एक ग्रुप है, पूर्व रूप और पर रूप का एक ग्रुप है। 7 संधियों को 3 ग्रुपों में विभाजित कर दिया गया, जिससे आपको स्मरण रहे, आपको ध्यान रहे कि इन तीनों में 2 के स्थान पर परिवर्तन, इन दोनों में 1 के स्थान पर परिवर्तन और पूर्व रूप एवं पर रूप, ये दोनों संधियां इनकी अपवाद हैं। अब प्रकार के बाद, प्रकारों पर चर्चा करने के बाद में हम इन स्वर संधि के जो 7 प्रकार हैं, इन 7 को बारी बारी से और बारीकी से अध्ययन करते हैं, उदाहरण के साथ अध्ययन करते हैं, स्वरों को देखते हुए अध्ययन करते हैं। जो इनकी परिभाषा की शर्त है, परिभाषा रूपी जो शर्त है, उसके हिसाब से अध्ययन करते हैं, ताकि हमसे कोई भूल न हो, कोई चूक न हो। जैसे हमारी पहली स्वर संधि है दीर्घ स्वर संधि।
नाम है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ, दीर्घ का तात्पर्य होता है बड़ा, दीर्घ मीन्स बड़ा। तो इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करने से पहले अपन एक स्वरों के बारे में विचार कर लेते हैं कि हमारे जो स्वर होते हैं, संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। आपने पढ़ा हिंदी भाषा में, तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी भाषा में मात्र 11 स्वरों का अध्ययन किया होगा। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। 13 स्वरों को नामजद कर देते हैं। ए, आ, इ, ए, ओ, री, रे, ले, ए, आई, ओ, औ। ये 13 स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं। हिंदी में, हिंदी भाषा में एक तो ये स्वर नहीं है, एक ये स्वर नहीं है। ये 2 स्वर संस्कृत में बढ़ जाने के कारण संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। तो भैया यहाँ बात चली थी दीर्घ की, कि दीर्घ क्या है। तो इन स्वरों को 13 स्वरों को बांटा गया है। इन 13 स्वरों में से 5 स्वर तो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व यानी लघु स्वर, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों का उच्चारण करने में अल्प समय लगे, थोड़ा समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगे, यानी दुगना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्राओं का समय लगे, तिगुना समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो इन स्वरों को, 13 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। ये कक्षा 9th में हमने पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा। स्वरों को 13 स्वर है, 13 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। ह्रस्वर, लघु स्वर एवं ह्रस्व स्वर, और जिसका नाम दूसरा है लघु स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। लेकिन यहाँ संस्कृत भाषा जब अपन 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में जब साहित्य लेते हैं, तो हमने जिन्होंने अध्ययन कर लिया उन्होंने पढ़ा होगा कि संस्कृत को 2 भागों में बांटा। एक तो लौकिक साहित्य, एक वैदिक साहित्य, जो वेदों के समय पर चलती थी, वेदों का अध्ययन किया जाता था, वैदिक साहित्य। लौकिक साहित्य जो हमारे सामान्य व्यवहार में आती है वो लौकिक साहित्य है। तो जो प्लुत स्वर होता है ये वैदिक स्वर हैं, वेदों के समय चलते थे। सामान्य रूप से हमें 2 ही प्रकार के स्वरों का अध्ययन करना है, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो है इनको 5 भागों में बांटा है, जिनमें 1 मात्रा का समय लगे। जैसे एक तो ए बोलते हैं, उच्चारण करते हैं ए, ई, उ, री, ली। ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। इन 5 स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, अर्थात अल्प समय लगता है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं। बचे 8, इन 8 को दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनमें दुगना समय लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, री। ये छोटी री है, ये बड़ी री है। री, ए, आई, ओ, औ। इनमें दुगना समय लगा। हमारे दिमाग में एक विचार आ रहा होगा इस समय कि स्वरों की जो संख्या थी वो 13 थी, इनको 3 भागों में बांटना है।
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। 5 ह्रस्व स्वर बता दिए, 8 दीर्घ स्वर बता दिए। तो ये तो 5 और 8 13 संख्या हो गई। प्लुत स्वर कहाँ रहे? तो इनमें ही प्लुत स्वर हैं। जैसे ए के आगे जो अपग्रह का चिन्ह है या आ के आगे जो अपग्रह का चिन्ह है वो लगा दिया, तो 2 मात्रा तो ये हो गई, इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है, तो 3 मात्रा का समय हो गया। तो इस प्रकार से प्लुत स्वर हैं, लेकिन ये वैदिक साहित्य में चलते हैं। अतः आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर हैं। यही स्वरों का इसमें परिवर्तन होगा दीर्घों का, इसलिए संधि का नाम रखा है दीर्घ स्वर संधि। तो अब अपन दीर्घ स्वर संधि के बारे में विचार करते हैं। सर्वप्रथम दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा का अवलोकन करते हैं। परिभाषा देखते हैं कि यदि ए फिक्स स्वर है, ए, ई, उ, री, 5 स्वर थे, इसमें एक लृ भी था, ए, ई, उ, री, लृ भी था, मगर संधि का नाम है दीर्घ, और लृ का कोई दीर्घ नहीं होता, इसलिए लृ को इस संधि से हटा दिया गया है। अतः स्वर रहते हैं 4। यदि ए, ई, उ, री लघु हो या दीर्घ हो, लघु या दीर्घ के बाद ए, ई, उ, री लघु या दीर्घ के बाद समान, ध्यान रहे समान, असमान नहीं, समान स्वर आए, यानी इनके बाद यही आए, ए, ई, उ, री लघु या दीर्घ के बाद समान स्वर आए, तो दोनों यानी प्लस के निशान से पहले और प्लस के निशान के बाद दोनों के स्थान पर, दोनों और दोनों क्या वर्ण, दोनों वर्णों अर्थात दोनों स्वरों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। कैसे हो जाता है उस पर भी विचार करते हैं। जैसे ए लघु स्वर है प्लस ए लघु स्वर है, 2 वर्ण मिले, दोनों का दीर्घ होता है आ। ए प्लस आ, एक लघु एक दीर्घ है, क्योंकि यहां दिया गया लघु या दीर्घ हो, ये भी समान माने जाएंगे, तो इन दोनों को हो जाता है आ प्लस आ, इन दोनों का हो जाता है आ, और आ प्लस ए, इन दोनों का हो जाता है आ। पहला वर्ण ये हो गया। दूसरा वर्ण है ई, ई प्लस ई बराबर ई, ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई। इसी प्रकार तीसरा स्वर है इसके अंतर्गत उ, उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ। चौथा स्वर है री। री को ध्यान से देखें, छोटी री प्लस छोटी री बराबर बड़ी री लिखते समय इसमें नीचे दो श्रृंखला बढ़ जाती हैं, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार बड़ी री प्लस बड़ी री बराबर बड़ी री, फिर री प्लस बड़ी री बराबर बड़ी री, बड़ी री प्लस री बराबर बड़ी री। यानी अवलोकन किया, देखा तो लघु स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, दोनों समान होने पर उनका दीर्घ आदेश हो जाता है। यहाँ तक आपको इसे बारीकी से अध्ययन करना है, देखना है, विचार करना है। यदि इसमें कोई संशय हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं।